उसमें एक हीट सोर्स रखा है, मतलब जो हीट जनरेट कर, जैसे हीटर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट करता है। तो एक सिलेंडर है जैसे मान लो, उसके अंदर एक हीट सोर्स रखा है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है या हीट जनरेट कर रहा है। तो एनर्जी इक्वेशन जो थी कंडक्शन की जो एनर्जी इक्वेशन थी वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में याद है क्या थी, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल आर स्क्वायर प्लस 1/r कर्ल टी बाय कर्ल आर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल फाई स्क्वायर प्लस q डैश अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। तो आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन का यूज करना है पर मॉडिफाई करके। 1D मैंने सिखाया था ना, 1D 2D 3D। 1D में कोई भी एक उठा लो, या तो RR वाली टर्म या सिर्फ Z वाली या सिर्फ I वाली, बाकी सबको जीरो कर दो। तो देखो हीट सोर्स है आपके पास, तो ये वाली टर्म तो जीरो होनी नहीं, मैंने बताया था आगे काम आएगी, नहीं याद है तो भी समझ लो ये हीट सोर्स के लिए होती है। अगर हीट सोर्स है ना आपके पास तो ये टर्म जीरो नहीं हो सकती। अगर आपकी स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट पिछले उसमें बताया था, स्टडी स्टेट मतलब क्या होता है बेटा, ऑल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आप जिस चीज का भी डिफरेंशिएशन निकालोगे ना स्टडी स्टेट में, टाउ यहाँ टाइम है, ये टाउ है ऐसा, इसका मतलब क्या है बेटे टाइम। नहीं पता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक सामने आ जाएगा, बस फोकस चाहिए। तो स्टडी स्टेट जब आती है ना, स्टडी स्टेट का मतलब होता है एक तरह से, यहाँ पर स्टडी स्टेट का मतलब है जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ना हीट सोर्स से उतनी ही हीट सिलेंडर लॉस कर रहा है। मतलब हीट सोर्स से जितनी हीट सिलेंडर ले रहा है, सिलेंडर बाहर उतनी ही हीट छोड़ रहा है, जितनी हीट गेन की उतनी हीट लॉस कर दी। ठीक है, तो स्टडी स्टेट में क्या होता है, हर टर्म का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, अगर स्टडी स्टेट है तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और ये टर्म तो जीरो नहीं आएगी क्योंकि हीट सोर्स है, सिलेंडर विद हीट सोर्स ही नाम है टॉपिक का, मतलब सिलेंडर के पास एक हीट सोर्स है। स्टडी स्टेट है तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर। अब 1D में काम करना है, हम ये मानेंगे कि सिलेंडर है आपके पास कोई भी, उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्स है। ठीक है, प्लेन वॉल जब थी, जब आपकी प्लेन वॉल होती है ना बेटे, तो हीट सोर्स भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, टेम्परेचर की प्रोफाइल जो है पैराबोलिक बनती है। प्लेन वॉल के केस में टेम्परेचर की प्रोफाइल पैराबोलिक बनती है यूनिफॉर्म हीट के साथ, हीट सोर्स के साथ। यहाँ अगर आपके पास यूनिफॉर्म हीट का सोर्स है, हम क्या करेंगे, हम अगर आप इंग्लिश में लिखोगे पेपर में तो आप लिखोगे कि आपके पास एक हीट सोर्स है, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्स रखा, सॉरी आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्स है, सिलेंडर लिखना है, आपके पास एक सिलेंडर है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्स है, और स्टडी स्टेट मतलब जितनी हीट वो गेन करना है उतनी हीट वो लॉस कर रहा है। इसके अलावा आप ये और लिख दोगे कि सिर्फ रेडियस का फंक्शन मान सकते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर जो है ना सिर्फ रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, बाकी डायरेक्शन में टेम्परेचर का जो चेंज है वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। बाकी सभी डायरेक्शन के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज है उसके बारे में उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उनको हम बात ही नहीं कर रहे उनके बारे में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो जब हम ये कह रहे हैं ये टर्म तो जीरो हो ही जानी है, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब मैंने ये कह दिया कि टेम्परेचर सिर्फ रेडियस का फंक्शन है तो सिर्फ रेडियस वाली टर्म रहेगी, बाकी दोनों टर्म भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक सिलेंडर है उसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्स है, हीट सोर्स वाली टर्म रख ली मैंने, और
मैंने ये कह दिया टेम्परेचर सिर्फ रेडियस का फंक्शन है उसकी, तो सिर्फ रेडियस वाली टर्म रहेगी, बाकी जो दो डायमेंशंस थे जेड एक्सिस और फाई के रिस्पेक्ट में जो आपने डिफरेंशिएशन कर रखा था वो नेगलेक्ट कर देंगे, और स्टडी स्टेट है तो क्या जीरो हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेट इक्वेशन बच गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई। यहाँ से आप टेम्परेचर की वैल्यू निकालना और उसी से आपको पता लगेगा कि कितनी रेडियस पर कितना टेम्परेचर है। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत बड़ा सिलेंडर है, जैसे कि आपके घर में टंकी होती है ना गोल, उसके सेंटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता लगाना सेंटर, मान लो उस टंकी की रेडियस है 10 मीटर, एज्यूम कर लो आप पता लगाना चाहते हो कि 2 मीटर बाद टेम्परेचर कितना है रेडियस के लो रेडियल डायरेक्शन में, 3 मीटर के बाद कितना है, सरफेस पर कितना है, ये अगर आपको पता लगाना है तो आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे जिसमें आपने हीट सोर्स रख रखा है। जिस सिलेंडर में आपने हीट सोर्स रख रखा है उसके लिए है ये। तो चलो शुरू करते हैं, ये इक्वेशन ध्यान में रखो बस। तो हम बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होंगी, मान लो, हाँ ये तो मान क्या लो है r इज इक्वल टू 0 पर dt बाई dr 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यार ये सिलेंडर है, ये रेडियस इसकी r है, और जब r इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है एक्सिस पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करके देखूंगा तो क्या आएगा, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि r इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी, 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 पूरी एक्सिस पर। जैसे ये सिलेंडर है तो इसकी पूरी एक्सिस पर जहाँ पर r इज इक्वल टू 0 है उस लाइन पर हर जगह, चाहे वो नीचे वाले पोर्शन तक कुछ ऊपर वाले पोर्शन कहीं पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन आ गई ये, r इज इक्वल टू 0 पर dt बाई dr 0 है, ठीक है। अब एक और बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन काम आएगी कि जब r इज इक्वल टू कैपिटल R है तो टेम्परेचर क्या हो गया, TW। सिंपल, आगे चले। जस्ट अ मिनट, इस इक्वेशन को याद रखना, और इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को भी मैं दोबारा भी लिख दूंगा। बस जैसे वॉल, चलो मैं उसका जिक्र नहीं करता, काम का आप कंफ्यूज होगे, लेकिन हाँ मैंने पीछे कर्ल लिखा होगा जहां तक, और यहाँ पे मैं बिना कर्ल के लिख रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है तो वो मैं अभी ही दूर कर देता हूँ, जो कि होनी भी चाहिए। देखो मैंने अदर दो डायमेंशंस तो नेग्लेक्ट ही कर दी ना, जब मैंने अदर दो डायमेंशंस बेटे नेग्लेक्ट कर दी तो उसका सीधा मतलब ये है मैं सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब मेरे पास डायरेक्शन ही एक है तो मैं परफेक्ट डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव को मैं परफेक्ट डेरिवेटिव लिख सकता हूँ। मतलब कर्ल को मैं बेटे डी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ना ये डी है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना, चलो आगे चलते हैं। देखो इधर आओ, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दो, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, और उसको उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा ना वो। अब देखो ये जो टर्म है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, करके देख लो, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, ये u है r और ये dt बाई dr v है, तो u एज इट इज v का और फिर v एज इट इज u का, r के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो ये कैंसिल हो गया, देखो ये आ गया r डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस डी टी बाई डी आर, ये तो कैंसिल हो गया, बनी आ गया। तो मतलब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ, तो मैंने इस टर्म की जगह ये लिख दिया, बराबर में क्या है माइनस क्यू बाई के आर। अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, जैसे
प्लेन वॉल के केस में किया था, नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, और देख रखा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ, और अगर आपने देख रखा तो आप 2-3 मिनट आगे चले जाओ, ठीक है। प्लेन वॉल बनाकर देख रखा है, जैसे कि अगर मान लो आपने डिफरेंशिएशन करना है sin x का, तो आपने उसको ऐसे लिख रखा है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये डी बाई डी एक्स टर्म हट जाएगी, सिर्फ sin x बचेगा, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन का साइन था, मैंने इंटीग्रेशन का साइन हटाया तो इस sin x को कैंसिल कर दिया, तो आप इन दोनों को हटा दो। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन हटाना है ना तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है, और अगर मान लो डबल डिफरेंशिएशन होता तो कुछ नहीं करते, एक बार करते आप इंटीग्रेशन तो एक डिफरेंशिएशन का ऑर्डर हटता, एक और बार करते तो दूसरा ऑर्डर भी हट जाता। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझ गए। तो आपको टेम्परेचर चाहिए टी कैपिटल का, वो कब आएगा, जब डिफरेंशिएशन हट जाएगा। तो क्या करूंगा, आर के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं। जब मैं आर के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को हटा देगा, इस डी बाई डी आर को, तो हटा के लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा, क्या बचेगा, ये बच जाएगा खाली, ये तो हट जाएगा ना, एक ऑर्डर हट जाएगा, आर डी टी बाई डी आर माइनस क्यू बाई के, और यहाँ आर का क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। देख दोबारा सुन बेटा, एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के एक ऑर्डर को हटाता है, मतलब डी बाई डी एक्स लिखा है उसको हटाना, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, डी बाई डी एक्स अपना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन हट जाएगा, मतलब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए। जैसे +3 को हटाना है तो -3 जोड़ेंगे ना, ठीक वैसे दो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर हटाना है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हटाना है, दो बार इंटीग्रेशन कर दो, समझ गए। हाँ, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें मैंने कोई लिमिट नहीं लिखी ना, 1 से लेके 2 या 3 से लेके 4 ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा C1, क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस अब कुछ नहीं, पहली बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट कर दो चाहो तो। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या दी, डी टी बाई डी आर 0 है, कब, जब जब r इक्वल्स टू 0 है, पुट करना है एक बार, r 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, डी टी बाई डी आर, तो 0 इंटू 0 0, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, क्योंकि r स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, r के लिए 0, तो यानी C1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0। अभी पुट मत करना, ये बस ये याद रखना कि C1 0 है, मैं बकायदा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये बात पहली बाउंड्री कंडीशन से आ गई, डी टी बाई डी आर 0 पुट करा, आर भी 0 पुट करा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 0, ये 0, तो C1 की वैल्यू आ गई 0 बेटे, याद रखना। आगे चलो, चलो तो मुझे तो टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक और बार कर दूंगा इंटीग्रेशन, पर इस आर को हटा देता हूँ, जब भी तो डी बाई डी आर कटेगा, है ना। अगर डी टी बाई डी आर लिखा होगा और मैं इंटीग्रेशन करूंगा तभी तो मुझे टी मिलेगा, या तो आर है, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दूंगा मैं हर एक टर्म को, ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, समझ गए। यहाँ कर रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दो, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा डी टी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय के आर बाय 2 प्लस C1 अपॉन आर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, फिर से ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये तो टी आ गया, समझ ही गए होंगे, ये माइनस क्यू अपॉन 2 के बाहर कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा इंटीग्रेशन से, दोनों तरफ डी आर के रिस्पेक्ट में, यानी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, चाहो तो आर लिख सकते हो, या चाहो तो इंग्लिश में लिख देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। या डी आर लिखना चाहो तो बेटा मेरे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, यहाँ डी आर लिख दो, ये आर, ठीक है। तो ये आर का क्या आएगा, आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर बाय 2, यहाँ क्या आएगा, देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा डी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है ln x, log x नहीं ln x, log x लिख रहे तो बेस ही लिखना, ln का मतलब बेस ही होता है, मतलब log और
उसकी रेडियस का फंक्शन है। मैंने नहीं माना कि एजीमुथल का फंक्शन है, या मैंने नहीं माना z एक्सिस के अलॉन्ग हीट ट्रांसफर हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ हीट ट्रांसफर माना, ना मैंने एजीमुथल की तरफ माना, ना मैंने किसी और डायरेक्शन में माना। ठीक, तो फाई वाली टर्म और जेड वाली टर्म सिलिंड्रिकल हीट सोर्स इक्वेशन से निकल जाएगी, या सिलिंड्रिकल हीट इक्वेशन ऑफ कंडक्शन से निकल जाएगी, और स्टेडी स्टेट वाले तो टेम्परेचर वाले में निकल जाएगी। लेकिन हीट सोर्स है तो एक क्यू वाली टर्म बचेगी और आर वाली। ठीक है, रेडियस का फंक्शन माना है। तो मैंने एक और बाउंड्री कंडीशन पे बात करी कि जब आर जीरो है, रेडियस जीरो है, तो डी टी बाई डी आर जीरो है, मतलब सिलेंडर की जो एक्सिस है ना उसके ऊपर हर पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट रेडियस के साथ कहाँ वेरी नहीं कर रहा, एक्सिस पर सिलेंडर की, सिलेंडर की हर पॉइंट पर टेम्परेचर रेडियस के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन एक्सिस पर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा। मतलब रेडियस यहां से यहां चेंज हो रही है, तब टेम्परेचर बदल रहा है। इस पूरी लाइन पर टेम्परेचर नहीं बदल रहा क्योंकि रेडियस भी नहीं बदल रही। पूरी लाइन पर रेडियस आर इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर रेडियस आर इक्वल टू कैपिटल है, टेम्परेचर बदल गया, पी इक्वल टू टी डब्ल्यू हो गया, है ना। तो ये बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने बस इंटीग्रेशन कर दिया और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल ली और C1 की वैल्यू जीरो निकाल ली। अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा इस पे। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है T इक्वल टू, ये T है बेटे, T इक्वल टू टी डब्ल्यू कब, जब रेडियस कैपिटल आर है। पुट कर दो, ये T हो गया टी डब्ल्यू, रेडियस की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन 2k कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। ये इक्वेशन याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं यूज करूंगा दोबारा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इसमें C1 को जीरो पुट करूंगा, यहाँ जीरो पुट करूंगा तो ये टर्म जीरो चली गई, बचा क्या C2। समझ गए, मतलब मैंने इसमें C1 को जीरो भी डाल दिया। लेकिन ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, ये काम आएगी। कब काम आएगी अभी बताता हूँ इसी के एंड में, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ से C2 वैल्यू निकाल लो, टी डब्ल्यू ये माइनस है उधर जाके प्लस का, प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2 4, 4k कैपिटल आर स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं, यहाँ डाल दो, C1 तो जीरो कर ही दिया, ठीक है। C1 जीरो डाल देना, क्यू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एज इट इज माइनस क्यू अपॉन 4k आर स्क्वायर। C2 वैल्यू क्या आ गई, टी डब्ल्यू में प्लस क्यू अपॉन 4k कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस टी डब्ल्यू को इधर ले आओ, टी माइनस टी डब्ल्यू, क्यू अपॉन 4k कॉमन, क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात और बदल देता हूँ। मैंने ये आपको बताया था, मैंने कहा था कि एक्सिस पर टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया होगा डी टी बाई डी आर जीरो है, और जब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जब रेडियस जीरो है ना तो टेम्परेचर टी नॉट है। बस ये याद रख लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो ना तो बस इतना याद रख लो कि रेडियस जीरो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू टी नॉट मान ली, पुट कर दो यहाँ पे, टी की जगह टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू और क्यू बाई 4k, स्मॉल आर की जगह जीरो, स्मॉल आर की जगह जीरो, तो सिर्फ आर स्क्वायर बच जाना है, ये टर्म जीरो का स्क्वायर तो हट ही जाएगी, तो सिर्फ आर स्क्वायर बच गया। इक्वेशन नंबर 2 बेटे, इक्वेशन नंबर 3, कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाना है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों टर्म कट गई, ठीक है। ये एज इट इज टी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन में टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, नहीं दिख रहा क्या, ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट, टी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन में टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू। अब ये जो आर स्क्वायर है ये उन दोनों के नीचे जाएगा, वहां क्या था बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर दोनों के नीचे ले जाओ, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये टी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन में टी नॉट माइनस
जगह 1 आएगा, तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इसको हटा दो, सीधा ये लिख दो, ये टर्म सीधे लिख दो, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया, मैंने बताया था मैं आपको ये बता दूंगा कि इस रेडियस पर टेम्परेचर कितना आएगा, और मैं रेडियस की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकलेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर होगा ना, 0 पुट करो, कर दी, कर दिया। अब 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो 0, सिर्फ 1 बचेगा, इसको उधर लेके आओगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, माइनस टी डब्ल्यू से टी डब्ल्यू कैंसिल, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, ये रिजल्ट नोट कर लो, ये फाइनल रिजल्ट है। अब देखो जब मैं आर को 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0, ठीक है, अब ये चीज इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना डिनोमिनेटर वाली, तो ये क्या आ जाएगी, टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, माइनस टी डब्ल्यू कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आ गई, टी नॉट, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई ना, यही तो मानी थी जब आर 0 था। ऐसे ही हर रेडियस के लिए r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 3, हर रेडियस के लिए मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। मतलब अगर एक सिलेंडर है, उसमें हीट सोर्स है, तो मैं अगर ये मानूं कि सिर्फ रेडियस के साथ उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि किस रेडियस पर कितना टेम्परेचर होगा, 2 मीटर रेडियस पर कितना टेम्परेचर होगा, 3 मीटर रेडियस पर कितना टेम्परेचर होगा, सरफेस पर जब रेडियस मैक्सिमम होगी तो कितना टेम्परेचर होगा सिलेंडर का, ये कंसेप्ट है। अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, एक सेकेंड बस, इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ बेटे। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4k आर स्क्वायर बाय 2 प्लस, नहीं सॉरी आर स्क्वायर C1 ln r, अच्छा नहीं दिख रहा, नीचे लिखता हूँ, T इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4k आर स्क्वायर प्लस C1 ln r प्लस C2, कोई वैल्यू पुट मत करना है अपनी मर्जी से। ठीक है, यही है, ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूँ मैं। अब मैं ना सिलेंडर कैसे ले रहा हूँ, अब मैं होलो सिलेंडर ले रहा हूँ, मतलब सिलेंडर कुछ ऐसा है, मतलब है ना सिलेंडर का एक पोर्शन खाली सा है, और जैसे पेन होता है ना, पेन पेन को देखो पीछे से 2 रुपए वाला है, 3 रुपए वाला दूसरा शिफ्ट करता है, वो एक छोटा सा आपको होल सा दिखेगा, पाइप सा, ऐसा कि मतलब सिलेंडर के अंदर कुछ पोर्शन खाली है, बाकी पोर्शन भरा हुआ है, ऐसा है, समझ गए। हाँ, ये पोर्शन खाली है सिलेंडर का, बस और कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन खाली है, इसकी रेडियस मान लो आर आई है, और जो बाहर वाला पोर्शन है उसकी रेडियस आर नॉट है। ठीक है, तो अब इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट आर इज इक्वल्स टू आर आई, टेम्परेचर है टी आई, ठीक है, और आर इज इक्वल्स टू आर नॉट पर टेम्परेचर है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट। ठीक है, मैंने मान ली ये बाउंड्री कंडीशन कि जब मेरी रेडियस आर आई, मतलब होलो सिलेंडर जितना पोर्शन है ना, इतना इतना जहाँ जहाँ सिलेंडर खाली है वहां पर रेडियस आर आई है, और आर आई रेडियस पर मतलब जहां पर मेरा होलो सिलेंडर खत्म है, यहाँ पर टेम्परेचर है टी आई, और आर इज इक्वल्स टू आर नॉट पर मेरा टेम्परेचर है जहां पर मेरा पूरा सिलेंडर खत्म है, वहां टेम्परेचर है टी नॉट, और ये भरा हुआ सिलेंडर होलो नहीं है, यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है, कोई मेटल या प्लास्टिक कुछ भी, तो बस अब मैं ये बाउंड्री कंडीशन इसमें लगा दूंगा और वैल्यू निकाल लूंगा। पहले पहली वाली पुट कर देता हूँ इसमें, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी आई माइनस क्यू अपॉन 4k आर आई का स्क्वायर प्लस C1 ln आर आई प्लस C2, अब दूसरी पुट कर दूंगा टी नॉट माइनस क्यू अपॉन 4k आर नॉट स्क्वायर प्लस C1 ln आर नॉट प्लस C2, इसमें से घटा दो, टी आई वाली में से टी नॉट वाली, टी आई माइनस टी नॉट इधर, तो और इधर क्या आएगा, ये माइनस का इसमें से ये माइनस का घटाओगे, 3 माइनस का -2 इसमें से घटाना है। ठीक है, तो -2 जब इसमें से घटाओगे, 3 में से -2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये टर्म क्या आ जाएगी, प्लस की, क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 3 प्लस का 2, मतलब ये चीज प्लस की। ठीक है, तो Q अपॉन 4k कॉमन, ये चीज प्लस
की हो गई थी, तो आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, समझे? नीचे वाली चीज माइनस है और उसके आगे एक और माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। ये वाला प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का है, दोनों में से क्यू बाई 4 के कॉमन आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? आगे क्या करूं? ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है? ये प्लस का ही, अब इसके आगे माइनस आने लग गया तो ये माइनस का हो गया, तो C1 कॉमन ln आर आई माइनस ln आर नॉट, C2 प्लस का C2 माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, C2 प्लस का C2 माइनस का कैंसिल नहीं हो गए, ठीक है? बस अब कुछ नहीं, यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, Ti माइनस T नॉट, ये चीज इधर प्लस की इधर आके माइनस की, माइनस क्यू अपॉन 4 के आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय log b ln आर आई डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो आर नॉट जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, आर आई वाला, आर नॉट वाला प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, टी आई माइनस टी नॉट, माइनस कॉमन होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, आर आई स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर C1, इस चीज को डिवाइड में ले जाता हूँ, ln आर आई डिवाइड बाय आर नॉट, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है होलो सिलेंडर के लिए। तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आया हो, जो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाया है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगले वीडियो मिलते हैं। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है हीट ट्रांसफर से